अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी लोटा पंडित। एक पंडित जी थे, उनकी विद्वता की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। कई लोग उन्हें सिद्ध पुरुष भी मानते थे। इतना सब होते हुए भी वे बड़े निर्धन थे। पंडित जी की ख्याति एक चोर ने भी सुनी। उसने सोचा, इतना प्रसिद्ध पंडित है, जरूर उसके घर में काफी धन होगा। एक रात चोर पंडित जी के घर में चोरी करने घुसा। उस समय पंडित जी घर में नहीं थे। चोर ने सारा सामान उल्टा पलटा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। बस घर के कोने में पीतल का एक लोटा रखा था। चोर ने उसी को उठा लिया। वो घर से बाहर जाने लगा, तभी पंडित जी आ गए। वो किसी दूसरे गांव में पूजा पाठ कराने गए थे। लौटने में काफी रात हो गई थी। पंडित जी ने अपने घर से किसी अजनबी को निकलते देखा तो दौड़े, जाकर चोर का हाथ पकड़ लिया, कड़क कर पूछा, अरे तुम कौन हो? मैं चोर हूं, चोर ने कहा। तुमने मेरे घर से क्या चुराया? चोर ने चुपचाप लोटा पंडित जी के सामने रख दिया। लोटे को देखकर पंडित जी हंसने लगे, फिर गंभीर हो गए। बोले, ये लोटा 7 पुश्तों से मेरे घर में है। बड़ा करामाती है। तुम चोर होकर भी सच बोलते हो। मैं तुमसे खुश हूं। इस लोटे को ले जाओ, पर याद रखना, कभी झूठ बोला तो मुसीबत में फंस जाओगे। आज से ये लोटा चोरी करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा लोटे का? आप इसे अपने पास रखिए, चोर ने कहा। पंडित जी नहीं माने। बोले, मैं जो कह दिया वो तो होगा ही। फिर भी तुम कहते हो तो मैं ये बात मान लेता हूं। तुम चोरी करना छोड़ दोगे तो ये लोटा स्वयं मेरे पास लौट आएगा। इस पर चोर और भी घबरा गया। सोचने लगा, जरूर लोटे में कोई करामात है। वो लोटा जमीन पर पटक कर भागा। कुछ आगे चलकर देखता है, लोटा उसके पीछे पीछे उड़ा चला आ रहा है। ये देख चोर रुक गया। उसने लोटे को हाथ में उठा, अपने घर की राह ली। चोर सोचने लगा, अच्छी मुसीबत गले पड़ी। अब क्या करूं? इस लोटे से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। क्यों न मैं चोरी करना छोड़ दूं? फिर लोटा पंडित जी के पास लौट जाएगा। मगर चोरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? खैर, एक बार बड़ी चोरी करनी चाहिए, इसके बाद चोरी करना छोड़ दूंगा। चोर के मन में संदेह था, लोटा चमत्कारी है। वो उसे जांचना चाहता था। जैसे ही लोटा लेकर वो घर में घुसा, पत्नी ने पूछा, आज बड़ी जल्दी लौट आए, क्या कहीं मौका नहीं मिला? नहीं। चोर के नहीं कहते ही लोटा हंसने लगा। पत्नी ने घूर कर इधर उधर देखा। उन दोनों के अलावा वहां कोई और तो था नहीं। चोर को भी आश्चर्य हुआ। लोटा अभी हंस रहा था। अब तो चोर को पक्का विश्वास हो गया, लोटा चमत्कारी है। उसने सच बोलना ही उचित समझा। पूरी बात पत्नी को बता दी। सुनकर चोर की पत्नी ने माथा पीट लिया। एक दिन चोर ने चुपचाप चोरी करने की योजना बनाई। पत्नी से कहा, मैं नहीं चाहता ये लोटा चोरी करते समय मेरे साथ रहे। ऐसा करो, तुम रस्सी से इसे अपनी खाट से बांध लो। मैं रात को चुपके से निकल जाऊंगा। चोर की पत्नी ने वैसा ही किया। आधी रात के समय ज्यों ही चोर बाहर जाने लगा, लोटा भी एकदम उछला। खाट से बंधा होने के कारण खाट भी हवा में उठ गई। चोर की पत्नी धड़ाम से खाट से नीचे गिरी। पत्नी की चिल्लाहट सुन चोर वापस आया। घर का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। पत्नी जमीन पर पड़ी करहा रही थी। लोटा खाट को उठाए ऊपर छत से टकरा रहा था। आखिर उस रात चोर ने चोरी करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चोर फिर चोरी करने के लिए निकला। अब की बार वो चुपचाप लोटे को उठाकर चल दिया। वो नहीं चाहता था फिर कोई तमाशा हो। इस बार उसने राजा के महल में चोरी करने की सोची। राजा बड़ा दयालु था। वो रात को अपनी प्रजा के दुख सुख जानने के लिए वेश बदल घूमा करता था।
संयोग से राजा ने चोर को जाते हुए देख लिया। लोटा चोर के हाथ में देख राजा ने सोचा कोई भिखारी है, पर चोर की चाल ढाल से राजा को संदेह हो गया। चोर के पास आया, बोला, तुम कौन हो? मैं चोर हूं। चोर को लोटे के डर से सच बोलना पड़ा। कहां चोरी करने जा रहे हो? राजा के महल में। चोर ने कहा। अरे वाह! राजा ने हंसकर कहा, मैं भी कई दिन से इसी चक्कर में हूं, पर मुझे कोई अच्छा साथी नहीं मिला। मैंने राजा के गुप्त खजाने का रास्ता तो पता कर लिया, पर किसी दिलेर साथी की जरूरत थी। चलो, आज तुम मिल गए। चोर का माथा ठनका, उसे संदेह हुआ। फिर एकाएक लोटे का ख्याल आया। चोर ने लोटा राजा के हाथ में देकर कहा, अब बताओ, तुम सचमुच राजा के गुप्त खजाने का रास्ता जानते हो? राजा ने कहा, हां। चोर सोच रहा था लोटा हंसेगा, पर लोटा नहीं हंसा, तो चोर को विश्वास करना पड़ा। लोटा राजा के हाथ में था। अब चोर राजा के पीछे पीछे चल पड़ा। राजा और वो गुप्त मार्ग से महल के शयन कक्ष में पहुंचे। रानी सो रही थी। खजाने का रास्ता इसी शयन कक्ष में है। वहां जाने के लिए रानी के पलंग के नीचे घुसना होगा, राजा ने चोर से कहा। चोर रानी के पलंग के नीचे घुसा तो रानी जाग गई। राजा को भी वो पहचान नहीं सकी। चिल्लाना चाहती थी। राजा ने रानी का मुंह दबा दिया। चोर भी डर के मारे पलंग के नीचे से निकल आया। दोनों ने रानी को डराया, चुप रहने को कहा। रानी ने साहस करके राजा से पूछा, तुम कौन हो? चोर हूं, राजा ने कहा। राजा के इतना कहते ही लोटा जोर से हंसने लगा। लोटे की हंसी सुन असली चोर का चेहरा फक पड़ गया। इसका मतलब ये चोर नहीं है, चोर ने सोचा। असली चोर ने राजा से कहा, भगवान के लिए सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम चोर नहीं हो। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, लोटे का हंसना बंद नहीं होगा। हंसी की आवाज सुनकर पहरेदार आ जाएंगे और हम दोनों पकड़े जाएंगे। मैं राजा हूं, राजा ने धीरे से कहा। लोटा तुरंत चुप हो गया। अब असली चोर भय से कांपने लगा। वो गिड़गिड़ाकर राजा से क्षमा मांगने लगा। रानी भी आश्चर्य से राजा को देखने लगी। राजा ने चोर से कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। चोर जाने लगा तो राजा ने उसे रोका। कहा, चोरी करना बुरी बात है, पर मैं तुम्हारे सच बोलने की आदत से प्रसन्न हूं। कल दरबार में आना। दूसरे दिन चोर दरबार में गया। राजा ने दरबारियों के सामने कहा, यह चोर होकर भी सच बोलता है, इसे इनाम मिलना चाहिए। चोर बोला, मैं इस लोटे के भय से सच बोलता हूं। यह लोटा पंडित जी का है, इनाम उन्हें ही मिलना चाहिए। मैं चोरी नहीं करना चाहता, आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। राजा ने पंडित जी को इनाम और चोर को महल में चौकीदार की नौकरी दे दी। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मुंशी मनसुखलाल का चश्मा। मुंशी मनसुखलाल को इस शहर में भला कौन नहीं पहचानता। हजारों की भीड़ में वो अलग दिखाई दे जाते हैं। उनका चेहरा मोहरा ही इतना अनूठा। तरबूज जैसे गोल मटोल चेहरे पर पिलपिले संतरे जैसी मिचमिची आंखें, इन खूबसूरत आंखों के नीचे आलू के पकौड़े जैसी शानदार नाक, इस नाक के आखिरी सिरे पर लटका हुआ बाबा आदम के जमाने का कमानी टूटा चश्मा, धागों के सहारे लटके हुए चश्मे को संभालते हुए खरगोश के कानों जैसे कान, और इन कानों से जरा सा ऊपर से शुरू होती टकली खोपड़ी। इस चमचमाती खोपड़ी को यदि सच्ची मुच्ची का चंदा देख ले तो शर्मा जाए। ऊपर से दोनों कनपटियों पर कुल जमा 7 बाल, 4 इस कनपटी पर और 3 इस कनपटियों पर। अब ये तो रहा चेहरे का इतिहास। पेट का भूगोल तो उससे भी शानदार है। कुम्हार के गोल घड़े जैसा गोल मटोल पेट। जब लाला मनसुखलाल चलते तो उनकी हिलती हुई तोंद ऐसे लगती मानो कुर्ते के अंदर हाथी के बच्चे लड़ रहे हों। उनको चलते हुए देखने में तो बड़ा ही आनंद आता। बच्चे कभी कभी इनकी इस मदमाती चाल पर उन्हें ये कहकर छिड़ते भी, इठला के न चल, बल खा के न चल, अपने पेट को यूं तो हिला के न चल। बस मुंशी जी चिढ़ जाते और बच्चों के पीछे पड़ जाते। पर बच्चे बच्चे ही ठहरे, वे भला कहां हाथ आते। इतनी भारी भरकम काया से कहां भागा जाता। ऐसी शानदार काया वाले मुंशी जी के काम भी काफी शानदार थे।
मुंशी जी का मुख्य काम था लोगों के काम बिगाड़कर अपना उल्लू सीधा करना, चुगलखोरी करके लड़वाना। इससे मुंशी जी को काफी फायदा होता था। दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी में वो दोनों तरफ से कमाते। एक पक्ष का केस एक वकील को थमाते तो दूसरे का अपने वकील को। इसके एवज में उन्हें अच्छा भला कमीशन मिल जाता। ऊपर से तुर्रा ये कि वे दोनों के भले बने रहते। उनके दिमाग में हर वक्त खुरापाते भरी रहती। हमेशा लोगों को परेशान करने की योजनाएं बनाते रहते। लोगों की परेशानी पर वो चश्मे के नीचे से आंखों आंखों में हंसते। एक दिन मुंशी जी सुबह सुबह अपना शानदार चश्मा लगाए छत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी नीचे से मुंशी जी की पत्नी का बुलावा आ गया कि कई दिन हो गए, आज तो नहा लो। मुंशी जी ने बहुतेरे बहाने बनाए कि अभी 8-10 रोज पहले ही तो नहाया था, जल्दी जल्दी नहाऊंगा तो वजन कम हो जाएगा। पर मुंशाइन नहीं मानी। झक मारकर मुंशी जी को नहाने जाना पड़ा। जाते समय वो अपना चश्मा और अखबार वहीं छत पर बिछी चटाई पर छोड़कर नहाने चले गए। कुछ देर बाद नहा धोकर छींकते छींकते वापस छत पर आए तो सन्न रह गए। न वहां चश्मा था और न अखबार। बस फिर क्या था, पूरे घर में उस ऐतिहासिक चश्मे की खोज हुई। दालान में, आले में, संदूक में, यहां तक कि डिब्बे तक भी झाड़ झाड़ कर देखे गए, मगर चश्मा था कि नहीं मिला तो नहीं मिला। मुंशी जी की हालत काफी खराब थी। आखिर इतना कीमती चश्मा था, 40 साल पहले पूरे 2 रुपए का खरीदा था। अभी 10-12 दिन पहले ही उसकी कमानियां टूट गई थी। तब से धागे डालकर मुंशी जी काम चला रहे थे। आज पूरा चश्मा ही चला गया। मुंशी जी का चश्मा ही उनकी आंखें थी। चश्मे के बिना तो उनको भैंस भी कोयल नजर आ रही थी। चश्मे को खोजने के चक्कर में मुंशी जी की हालत खराब हो गई। सामने रखे टीवी को उन्होंने काला थैला समझ लिया। हाथ से जैसे ही उसे झटकना चाहा, टीवी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। मुंसाइन ने इस पर उनकी खूब खबर ली। हजारों का नुकसान जो हो गया था। एक बार चश्मे को ढूंढते हुए वो कुत्ते के मुंह में हाथ डाल बैठे। कुत्ते ने काट खाया। पेट में पहला इंजेक्शन लगवाते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अभी तो कुत्ता काटे की बीमारी से बचाव के 13 इंजेक्शन और लगने थे। यही नहीं, उस ऐतिहासिक चश्मे की खोज में मुंशी जी ने बड़े पापड़ बेले। दिन भर में कई बार तो दीवारों से टकराए। इस चक्कर में उनकी टकली खोपड़ी पर बहुत सारे रसगुल्ले उभर आए। नाक पकोड़े की तरह तोड़ती सी हो गई। पर मुंशी जी का चश्मा खोज अभियान नहीं रुका। मुंसाइन ने उन्हें बहुत समझाया कि नया चश्मा ले लो। वो चश्मा तो वैसे भी बहुत पुराना हो गया था, पर मुंशी जी की तो यादें उस चश्मे के साथ जुड़ी थी। लोगों को परेशान करके वो इसी चश्मे के नीचे से आंखों आंखों में हंसते थे। इसी चश्मे के कारण उनकी आंखों की कुटिलता कोई भांप नहीं पाता था। अब वही चश्मा नहीं रहा। चश्मे को खोजते खोजते उन्हें पूरा दिन लग गया, पर वो नहीं मिला तो नहीं मिला। ऊपर से सामान टूटा और चोट आई सो अलग। चोटों के कारण ही सारी रात मुंशी जी को ठीक से नींद नहीं आई। जब भी थोड़ी सी नींद आई, तभी सपने में उन्हें अपना चश्मा दिखाई दिया। सुबह जब उठे तो उनका ध्यान आया कि हो न हो ये चश्मा छिपाने की कारस्तानी पड़ोसी रामलाल की होनी चाहिए। वही उनके चश्मे को बड़ी हसरत से देखता था, रोज पूछता भी था। और मुंशी जी, चश्मे से कैसा दिखाई दे रहा है? इसे तो आप नुमाइश में रख दो, हजारों रुपए का टिकट लग जाएगा इसे देखने को। तब तो मुंशी जी हंसकर टाल जाते थे, मगर अब उन्हें लगा कि जरूर ये कारस्तानी रामलाल की होगी। जरूर उसी ने चश्मे को छिपाया है। बस फिर क्या था? ये ख्याल आते ही मुंशी जी ने रामलाल को सबक सिखाने की ठान ली। वहां से सीधे वो पुलिस थाने पहुंचे। हवलदार को चश्मा चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। हवलदार ने बहुत मना किया कि मुंशी जी क्यों फटीचर से चश्मे के लिए रिपोर्ट लिखवाते हो, पर मुंशी जी कहां मानने वाले थे। रिपोर्ट लिखवाकर ही माने। रामलाल और उसके परिवार पर उन्होंने चश्मे की चोरी का संदेह व्यक्त किया। रिपोर्ट लिख ली गई तो उस पर कार्रवाई भी हुई। दोपहर को दरोगा 3-4 सिपाहियों के साथ आ धमका मुंशी जी के घर।
उनकी खातिरदारी में ही मुंशी जी के 50 रुपए खर्च हो गए, पर मुंशी जी को परवाह कहाँ थी। वे तो बस रामलाल को उसकी इस हरकत की सजा देने पर आमदा थे। उन्होंने दरोगा से प्रार्थना की कि वो रामलाल को थाने ले जाते समय उनके घर जरूर लाए, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह अपमानित कर सके। दरोगा मान गया। पुलिस वाले कुछ ही देर में रामलाल को पकड़कर मुंशी जी के घर ले आए। बेचारा रामलाल बहुतेरा कह रहा था कि मैंने चश्मा नहीं चुराया, मुझसे किसी की भी कसम ले लो, पर मुंशी जी भला कहाँ मानते। उन्होंने उसकी खूब लानत मलायत की, यहां तक कि उसे जूता मारने तक दौड़े, पर मुंशी जी ने जैसे ही जूता उठाया, बस गजब हो गया। जूते में से चश्मा, वही ऐतिहासिक शानदार चश्मा निकलकर गिरा। गिरते ही छन्न से टुकड़े टुकड़े हो गया। अब तो मुंशी जी को काटो तो खून नहीं, चश्मा घर से ही मिला। जरूर किसी छोटे बच्चे ने जूते में डाल दिया होगा। अब क्या करें, मिला तो घर में ही मिला। मिला भी तो टूट गया, ऊपर से पुलिस वालों के सामने। लोगों की परेशानी में खुश होने वाले मुंशी जी इस बार खुद परेशान हो गए थे। उधर चश्मे के मिलने की घटना दरोगा जी और पुलिस वालों ने भी देखी। दरोगा जी का तो माथा गर्म हो गया। उन्होंने मुंशी जी को झूठी रिपोर्ट लिखवाने पर खूब डांटा, यहां तक कि इस बात पर उन्हें 2-3 डंडे भी जड़ दिए कि उन्होंने पुलिस का कीमती समय नष्ट किया है। उस दिन मुंशी जी को अपने घर में ही खूब बेइज्जती हुई। उसके बाद दरोगा ने मुंशी जी से पड़ोसी से माफी भी मंगवाई। साथ ही वो मुंशी जी को झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में पकड़कर थाने ले गया। मुंशी जी 2 दिन हिरासत में रहे। हिरासत में रहने के बाद उन्हें अक्ल आ गई कि दूसरों को सताने का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। जो काम कोई न कर पाया, वो काम मुंशी जी के उस ऐतिहासिक चश्मे ने कर दिखाया था। आइए सुनते हैं आज की कहानी, गांव का कलाकार। अपने शिष्य कन्हैया की कला की चारों तरफ तारीफ सुनते हैं तो अवनी बाबू की आंखें चमक उठती हैं और उन्हें वही दिन याद आ जाता है। वो दिन जब एक छोटे से 7 बरस के सावले बालक को उन्होंने सड़क के किनारे बैठे मिट्टी की मूर्तियां बनाते देखा था। वो आज से 25 बरस पहले की सर्दियों का एक दिन था। अवनी बाबू देर रात तक कला भवन में अपने एक चित्र में रंग भरते रहे थे। चित्र पूरा होने पर ही वे सोए थे, लेकिन सुबह जल्दी ही उनकी नींद खुल गई थी। उनकी आदत थी रोज सुबह वे कला भवन से निकलकर आसपास के गांव में घूमकर आते। इससे उन्हें बहुत ताजगी महसूस होती थी। चित्र बनाने के लिए नए नए विषय भी सूझते थे। उस दिन अवनी बाबू कुछ ज्यादा ही उत्साह में थे, इसलिए घूमते हुए बहुत दूर निकल गए थे। अचानक एक गांव में आकर वे ठिठक गए। वहां का प्राकृतिक दृश्य तो निराला था ही। वो गांव भी बड़ा साफ सुथरा था। अवनी बाबू दूर तक हर सिंगार, आम, महुआ और जामुन के पेड़ों की कतारें देख रहे थे। उन पेड़ों के पीछे से उगता हुआ सूर्य देखकर उनका मन मुग्ध हो रहा था। सोच रहे थे, वाह, अगले चित्र में प्रभात का यही दृश्य दिखाया जाए तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने चलते हुए किसी राहगीर से उस गांव का नाम पूछा। उस राहगीर ने बताया, मेघना, ये मेघना गांव है। यहां अधिकतर कुम्हारों के घर हैं। मेघना गांव का नाम अवनी बाबू को इतना अच्छा लगा कि वे मन ही मन गुनगुना उठे, वाह रे मेघना, ताकि उन्हें ये नाम याद रह जाए। इसी तरह अपने ही ख्यालों में डूबे अवनी बाबू आगे बढ़ते जा रहे थे। मेघना गांव का सजीव चित्र उनकी आंखों में बस गया था और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले चित्र में वे मेघना गांव की ये सुंदर सी सुबह जरूर दिखाएंगे। चलते चलते अवनी बाबू बीच बीच में गौर से आसपास के दृश्य और मेघना गांव के लोगों को भी देखने लगते। रुक रुक कर उनके मिट्टी के घर देखते, जिनमें बड़ी सफाई थी। उन्हें अच्छे ढंग से लीपा गया था और उन पर चूने और गेरू से सुंदर आकृतियां भी बनी थी। यूं ही चलते चलते अचानक एक जगह अवनी बाबू चौंक उठे। उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा सांवला बच्चा दिखाई दिया। होगा मुश्किल से 7 बरस का, लेकिन वो मिट्टी से
मूर्तियां बना रहा था। अवनी बाबू को हैरानी हुई। देखें तो भला ये मिट्टी से क्या बना रहा है। वे उस बच्चे के पीठ पीछे आकर चुपचाप खड़े हो गए। तब उन्हें समझ में आया कि बच्चा एक पनिहारिन की मूर्ति बना रहा है। एक स्त्री सिर पर घड़ा लिए खड़ी है। पास ही कुआं भी दर्शाया गया था और कुएं के आसपास पेड़ और झाड़ियां भी। ये मूर्ति इतनी सुंदर थी कि अवनी बाबू ठगे से रह गए। वो देख रहे थे कि 7 बरस के इस नन्हे से बालक ने अपनी कल्पना से मानो सब कुछ साकार कर दिया। लेकिन तब भी बालक को शायद चैन नहीं था। वो हाथ में मिट्टी लिए कुछ और भी करना चाहता था। कुछ ही देर में वे सब समझ गए। वो बालक कुएं पर झुकी हुई एक स्त्री को भी दर्शाना चाह रहा है, जो कुएं में बाल्टी लटकाकर रस्सी खींच रही हो। कुएं के आसपास 2-3 खाली घड़े भी दर्शाए गए थे और वे इतने सुंदर और गोल सुडोल थे कि अवनी बाबू मन ही मन वाह वाह कर उठे। बहुत देर तक अवनी बाबू उस बच्चे के पीछे खड़े खड़े उसकी कला को देखते रहे, पर उस बच्चे की तो मानो समाधि ही लग गई थी। वो अपनी कला में इतना खोया हुआ था कि उसे इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद बच्चे की मूर्ति पूरी हुई और वो दूर हटकर उसे देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा। तभी उसका ध्यान अवनी बाबू की ओर गया, जो गौर से उसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति को ही देख रहे थे। अवनी बाबू ने मुस्कुराकर कहा, सुंदर, बहुत सुंदर। वो लड़का कुछ शर्मा सा गया। अवनी बाबू ने पूछा, तुमने ऐसी मूर्तियां और भी बनाई हैं? हां हां कहकर बच्चा दौड़कर पास की एक झोंपड़ी में गया और लोहे का एक टूटा फूटा संदूक उठा लाया। उसमें मिट्टी के बहुत से खिलौने थे। शेर, हिरन, भालू, बंदर, तोते, मोर, कुछ गांव के लड़कों और स्त्री पुरुषों की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां भी थी। इनमें एक मूर्ति अवनी बाबू को बहुत पसंद आई, जिसमें 2 पहलवान एक दूसरे से भिड़े हुए थे और कुश्ती लड़ रहे थे। ये सब मूर्तियां तुमने बनाई हैं? अवनी बाबू ने पूछा तो बालक की आंखों में चमक आ गई। वाह कहकर अवनी बाबू प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बालक ने कहा, श्यामल कन्हई। फिर यह भी बताया कि उसके पिता कुम्हार हैं और बहुत सुंदर अच्छे अच्छे घड़े बनाते हैं। क्या तुम भी अपने पिता की मदद करते हो? अवनी बाबू ने पूछा। बालक ने कहा, हां, लेकिन मुझे तो मूर्तियां बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम स्कूल नहीं जाते? अवनी बाबू ने पूछा। हम गरीब हैं ना, पिताजी कहते हैं फीस के पैसे कहां से देंगे। कहते कहते श्यामल कन्हई की आंखें डबडबा गई। मैं स्कूल की फीस दे दूं तो तुम पढ़ोगे? हैरानी से श्यामल कन्हई की आंखें खुली की खुली रह गई। बोला, आप देंगे फीस के पैसे? हां, पर तुम्हें रहना भी वही होगा। वहां तुम्हें कला सिखाएंगे। तुम सारे दिन खूब मूर्तियां बनाना। सुनकर श्यामल कन्हई खुश हो गया। अवनी बाबू नन्हे कलाकार का हाथ पकड़कर उसकी झोंपड़ी तक आए। झोंपड़ी की एक तरफ साफ सुथरी खाली जगह थी। वहीं लिपाई पुताई करके श्यामल कन्हई के पिता बलदेव ने अपना चाक जमा लिया था। आसपास ढेर सारे घड़े, सुराइयां और गमले पड़े थे। बलदेव के हाथों में सचमुच कला थी। अवनी बाबू ने जाकर उन्हें नमस्कार किया। बलदेव ने आदर से उन्हें बिठाया। कहा, आप बड़े आदमी हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। अवनी बाबू बोले, आपकी कला की दाद देता हूं। इतने सुंदर घड़े और सुराहियां मैंने आसपास कहीं नहीं देखी। आपका बेटा भी कलाकार है। मैं चाहता हूं मेघना गांव के इस नन्हे कलाकार का नाम एक दिन पूरे देश में फैले। बलदेव कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। बोले, बताइए मुझे क्या करना होगा? कौन पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे का नाम दूर दूर तक फैले? मुझे आपका बेटा चाहिए। इस बार अवनी बाबू ने साफ साफ कहा। फिर बताया, यह हमारे कला भवन में मेरे साथ ही रहेगा। कला सीखेगा और बड़ा होकर देश का जाना माना कलाकार बनेगा। मेघना गांव का नाम ऊंचा करेगा। इतने में श्यामल कन्हई की मां भी वहां आ गई। बलदेव बोले, कन्हई की मां,
ये अपने कन्हई को ले जाना चाहते हैं। ये अवनी बाबू हैं। यहां से 3 कोस आगे जो बड़ी सी सफेद बिल्डिंग है, कला भवन, उसके प्रधान हैं। बहुत बड़े कलाकार हैं। पर मैं तो अपने कन्हई के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, सोच भी नहीं सकती कि ये मुझसे दूर। कहते कहते श्यामल कन्हई की मां की आंखों में सचमुच आंसू छलछला आए। कन्हई आपसे दूर कहां जा रहा है? जब आप चाहें इससे आकर मिल सकते हैं। कन्हई भी बीच बीच में आकर मिल जाया करेगा। अवनी बाबू ने समझाया तो श्यामल कन्हई के माता पिता राजी हो गए। श्यामल कन्हई ने जल्दी जल्दी एक थैले में अपने 2-3 कपड़े रख लिए, थोड़ा सा और सामान भी, 2-1 छोटी छोटी मूर्तियां भी रख ली और अवनी बाबू के साथ चल पड़ा। कला भवन में आकर अवनी बाबू ने कुछ रोज तक श्यामल कन्हई को अपने साथ ही रखा। उसे रोज थोड़ा थोड़ा सिखाते और खुद नए से नए प्रयोग करने के लिए उत्साहित करते। कन्हई खुश था। उसके लिए एक नई दुनिया के द्वार खुल गए थे। एक ऐसी दुनिया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। कोई 1 हफ्ते बाद अवनी बाबू श्याम कन्हई की उंगली पकड़कर उसे कला भवन के एक पुराने अध्यापक सोमदेव जी के पास ले गए। कहा, अब ये आपके साथ रहेगा, इसे कला के गुर सिखाएं। थोड़े थोड़े दिन बाद आकर मैं खुद देखता रहूंगा। सोमदेव जी ने प्यार से श्यामल कन्हई को अपने साथ रख लिया। अवनी बाबू लौट आए। ऐसे ही एक एक कर कुछ रोज गुजरे। अवनी बाबू के मन में तो कन्हई ही बसा था। वे तो हर क्षण यही चिंता करते थे कि उस नन्हे कलाकार ने अब कितना सीख लिया होगा, कैसी मूर्तियां बनाई होंगी। पर अवनी बाबू की बात सुनकर सोमदेव जी ने निराशा से सिर हिला दिया। बोले, नहीं, उसका मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कहते कहते अवनी बाबू का चेहरा उतर गया। इस लड़के के साथ बड़ी मुश्किल यह है कि इसका ध्यान किसी एक जगह टिकता ही नहीं। मैं चित्रकला सिखाता हूं तो 1-2 चित्र बनाता है, फिर उन्हें छोड़कर मूर्तियां बनाने में लग जाता है। मैं मूर्तिकला सिखाता हूं तो थोड़े समय मूर्ति बनाने का अभ्यास करता है, फिर चित्र बनाने लगता है। मुझे तो लगता है ये कुछ नहीं सीख पाएगा। मन को किसी एक चीज में टिकाएगा नहीं तो सीखेगा क्या? सोमदेव ने परेशान होकर कहा। अवनी बाबू बड़े ध्यान से सोमदेव जी की बातें सुन रहे थे। एकाएक हंसकर बोले, अब मैं समझ गया। मुश्किल ये है सोमदेव जी कि आप सोचते हैं कि या तो ये चित्रकार बने या मूर्तिकार, लेकिन हो सकता है ये दोनों ही चीजें सीखे और जितना बड़ा मूर्तिकार बने उतना ही बड़ा चित्रकार भी। तो जो ये करता है करने दीजिए, सिर्फ देखते रहिए कि ये करता क्या है। बस जहां इसे मुश्किल आए वहां हल्के से इशारा कर दीजिए। बात सोमदेव जी की समझ में आ गई थी। वे धीरे धीरे सिर हिला रहे थे। थोड़े दिन बाद अवनी बाबू फिर सोमदेव जी के पास पहुंचे। पूछा, बताइए अब कैसा है मेरा शिष्य? बहुत अच्छा, सोमदेव जी मुस्कुराकर बोले। सचमुच मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में ही ये बेजोड़ है। ये तो अद्भुत बालक है। हमारे कला भवन में ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। कहते हुए सोमदेव जी की खुशी छिप नहीं पा रही थी। सुनकर अवनी बाबू की आंखों में भी चमक आ गई, अनोखी चमक। और फिर श्यामल कन्हई की कला में निखार आया तो आता ही चला गया। उसने एक से एक सुंदर चित्र बनाए, ढेरों मूर्तियां भी बड़ी अद्भुत और लाजवाब। कला भवन के हर कोने में उसकी कला की छाप नजर आने लगी। अवनी बाबू और सोमदेव जी दोनों पुलकित। ये उनके लिए आनंद की घड़ी थी। आज श्यामल कन्हई का नाम सारी दुनिया में है। उस पर लेख छपते हैं, बहुत तारीफ होती है उसकी। पढ़कर अवनी बाबू की आंखों की चमक और बढ़ती ही जाती है। श्यामल कन्हई को भी जब कोई बड़ा इनाम या सम्मान मिलता है तो वो उसे लाकर अपने कला गुरु के चरणों में रख देता है और कहता है, गुरुदेव, अभी तो मेरी यात्रा शुरू हुई। आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ा कलाकार बनना है। मैं चाहता हूं मेरी कला में सारी धरती के लोगों के सुख दुख और खुशियों के रंग समा जाए। सुनकर अवनी बाबू ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उन्हें धरती का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो।